नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चांद कोबा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आवर पास्ट पार्ट 1 जो कि 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक है, उसका चैप्टर नंबर 4 दैट इज व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। राइट, ये जो चैप्टर है बेसिकली इट टॉक्स अबाउट वैदिक एज। इससे जो पहले हमने वीडियो की है उसमें हम ऑलरेडी स्टोन एज की बात कर चुके हैं। स्टोन एज के बाद हम यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर चुके हैं एंड अब जो हमने बात करनी है दैट इज ऑफ वैदिक एज। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पे जो बात की गई है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड एज वी नो कि जो ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये 4 वेदास जो लिखे गए थे, बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट जो बुक्स हैं, बहुत पुरानी बुक्स जो हैं, उनमें से कुछ ये बुक्स हैं। एंड इनमें भी अगर सबसे पहले जो बुक हमारे इंडिया में लिखी गई है दैट इज़ ऋग्वेदा। ऋग्वेद जो है आज से लगभग 3500 साल पहले यहाँ से लिखी गई है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो वैदिक एज है, बेसिकली वैदिक एज को हम यहाँ पर दो पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऋग्वैदिक एज जो कि अराउंड 1500 BC से 1000 BC तक का जो पीरियड है वो आपका ऋग्वैदिक एज का पीरियड माना जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो हम लेटर वैदिक एज बोलते हैं दूसरे पीरियड को, दैट इज़ अराउंड 1000 BC से आपकी कुछ बुक्स में यहाँ पर 500 BC तक लिखा जाता है, कुछ बुक्स में यहाँ पे हम 600 BC तक भी उसको मानते हैं। सो विल कंसीडर इट एज 600 BC तक का ये जो पीरियड है यहाँ पर लेटर वैदिक एज मानी जाती है। नाउ ये जो ऋग्वेद है ये सबसे पुरानी बुक है एंड जो सबसे पुरानी कंपोजिशन है बेसिकली दैट इज़ ऋग्वैदिक एज। अराउंड आज से 3500 साल पहले यानी कि 1500 BC के आसपास इसकी कंपोजिशन शुरू होती है। एंड ये माना जाता है कि 1500 से 1000 BC तक का जो पीरियड है उस समय के बीच में कहीं ये कंपोज हुआ है। नाउ यहाँ पर ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1000 से ज़्यादा यहाँ पे हाइम्स हैं जिसको हम सुक्ता कहते हैं या फिर वेल सेड। ये जो हाइम्स हैं दीज आर इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। राइट, सो बहुत सारे भगवान या देवी देवताओं की प्रेज में हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दैट इज अग्नि द गॉड ऑफ फायर, फिर इंद्रा अ वॉरियर गॉड एंड फिर सोमा अ प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, सोम रस जिसको बेसिकली बोला जाता है। सो उन सब की यहाँ पे प्रेज में ये जो गॉड्स हैं, ये जो हाइम्स हैं वो लिखी गई हैं। ये जो प्रेयर्स हैं इनको कंपोज किया गया था उस समय के जो ऋषि होते थे, जो सेजेस होते थे उनके द्वारा। एंड बेसिकली आप यहाँ पर एक वर्ड बार बार देख पा रहे हैं दैट इज कंपोज। यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि उनको राइट किया गया था या लिखा गया था, यहाँ पर कंपोज किया गया। हमने बार बार कहा कि उनको जो है कंपोज किया गया था। देयर इज नो वेयर मेंशन्ड रिटन। राइट, सो वर्ड रिटन क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ कंपोज किया गया था। आप देखें उस समय उन हाइम्स को बना तो लिया गया, उस समय उन हाइम्स की कंपोजिशन तो कर ली गई, लेकिन राइट नहीं किया गया, यानी कि एक किताब की शक्ल में लिखा नहीं गया। वो जो किताब की शक्ल दी गई है ऋग्वेद को बहुत बाद में दी गई है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ऋग्वेद की ट्रांसमिशन कैसे हुई, ऋग्वेद की ट्रांसमिशन कैसे हुई? तो उसका सीधा सीधा यहाँ पर जो उन्होंने समझाया हुआ है इस बुक में वो ये कि जो उस समय के प्रीस्ट होते थे यहाँ पर उसको रिसाइड करवाते थे एंड फिर मेमोराइज करवाते थे, यानी कि वो बोलते थे, बच्चों को दोहराना होता था एंड फिर उनको याद करना होता था। ईच वर्ड, ईच सिलेबल, ईच सेंटेंस बिट बाय बिट याद करवाया जाता था। राइट, नाउ मोस्ट ऑफ दीज हाइम्स वर कंपोज्ड, टोट एंड लर्नड बाय मैन। अगेन जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी का यहाँ पर हमें पता चलता है ऋग्वैदिक एज में कि ये जो मैक्सिमम ये जो हाइम्स लिखी गई हैं दीज वर इवन कंपोज्ड, टोट एंड लर्नड बाय मैन ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स आर देयर वेयर वी कैन सी कि यहाँ पर जो हाइम्स हैं या जो प्रेयर्स हैं वो विमेन ने कंपोज की हैं या उन्होंने यहाँ पे लर्न किए हैं। राइट, सो ये जो ऋग्वेदा लिखा गया है बेसिकली ये ओल्ड संस्कृत, जिसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, उस लैंग्वेज में लिखा गया है। राइट, एंड जो ओल्ड संस्कृत है इट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम टुडेज संस्कृत दैट वी लर्न इन स्कूल्स। नाउ संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस की यहाँ पे बात की गई है। संस्कृत की अगर हम बात करें, इट बिलोंग्स टू अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज विच इज़ नोन एज इंडो यूरोपियन। अभी जो ब्रिटिशर्स ने हमें आर्यन थ्योरी भी दी थी उसमें भी यही बात हो रही थी। देखिए आर्यंस कहते किसको हैं? आर्यंस anybody who is speaking Indo-European language, anybody who is speaking the language belonging to the family of Indo-European languages, right? So कोई भी व्यक्ति इंडो-यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली को बोलने वाला, उसको हम यहाँ पर आर्यन, आज के जो हिस्टोरियंस हैं एटलीस्ट ये मानते हैं कि आर्यन का मतलब वही है कि कोई व्यक्ति जो
इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को बोलता है तो वो आर्यन है। अब इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की फैमिली में हमें असमीज़ भी देखने को मिलती है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, ये इंडियन लैंग्वेजेस हैं। अदरवाइज यहाँ पर पर्शियन भी हमें देखने को मिलती है, अगेन एन एशियन लैंग्वेज। यूरोप की लैंग्वेजेस की अगर बात करें, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, दे ऑल बिलोंग टू द फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। नाउ अब एक फैमिली से जब एक लैंग्वेज बिलोंग करती है, जब कई सारी लैंग्वेजेस एक फैमिली से, एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, उनमें जो रूट वर्ड्स हैं वो सेम होंगे, रूट वर्ड्स जो हैं वो सेम होंगे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है मात्र का, मदर के लिए इंग्लिश में मदर हो गया, हिंदी में माँ हो गया एंड संस्कृत में मातृ हो गया। नाउ अब दीज ऑल वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्सन, मदर, राइट, फॉर द सेम सब्जेक्ट, राइट। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे रूट वर्ड जो है वो सेम हो गया है एंड बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू द सेम फैमिली। लेकिन अगर यहाँ पर इसको कंपेयर करें दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं या दूसरी फैमिली की जो लैंग्वेजेस हैं, तो वहाँ पर हमें रूट वर्ड अलग दिखाई देगा, राइट। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे भी हमें देखने को मिलता है कि और बहुत सारी फैमिलीज़ की लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं। सबसे अलग यहाँ पर जो बोली जाती हैं वो हमें देखने को मिलता है कि नॉर्थ ईस्ट में तिब्बतो बर्मन फैमिली की लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती हैं। ये जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है, दे ऑल बिलोंग टू द्राविडियन फैमिली, राइट, द्राविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। एंड जो झारखंड में बोली जाती हैं एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, दे ऑल बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। सो ये रूट्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं और उसी से पूरी की पूरी फैमिली, पूरी की पूरी लैंग्वेज हमें चेंज होती हुई दिखाई देती है, राइट। नाउ ये जो मैंने पहले भी बात की कि हमने वर्ड वहाँ पर यूज़ किया था कंपोज, ऊपर अभी हमने जो वर्ड यूज़ किया दैट वाज कंपोज्ड, बिकॉज दीज बुक्स वर दैट वी रीड टुडे, इवन ऋग्वेदा और जो भी बाकी के वेद हैं, ये बहुत बाद में लिखे गए थे उस समय एंड उसकी प्रिंट तो इनफैक्ट आज से 200 साल पहले ही हुए हैं, राइट। सो Rigveda was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. आज से सिर्फ 200-100 साल पहले जो है ऋग्वेद जो है उसको प्रिंट किया गया था। How historians study Rigveda? देखिए, historians like archaeologists find out about the past, but in addition to material remains, they examine the written sources as well, right? So यही बात हो रही है कि भाई कोई हिस्टोरियन होते हैं, चाहे वो लाइक आर्कियोलॉजिस्ट ओनली, व्हाट दे डू, वो मटेरियल रिमेन्स को स्टडी करते हैं एंड मटेरियल रिमेन्स को कॉर्पोरेट करते हैं, उन एविडेंसेस को जो है मैच करके देखते हैं रिटन सोर्सेज से भी। सो देखिए, दो तरह के सोर्सेज होते हैं यहाँ पर, दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक तो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं एंड एक होते हैं नॉन लिटरेरी सोर्सेज फॉर हिस्ट्री, नॉन लिटरेरी सोर्सेज। तो ये दो तरह के सोर्सेज हिस्ट्री में हमें देखने होते हैं। तो हिस्टोरियंस जो रहते हैं वो दोनों तरह के जो रिसोर्सेज हैं उन दोनों को स्टडी करते हैं, उन दोनों के एक दूसरे से मैच करते हैं एंड उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी वही देखने को मिलता है कि जो हिस्टोरियंस हैं मटेरियल रिमेन्स को भी स्टडी करते हैं, बट एट द सेम टाइम दे स्टडी दीज वेदास ऑल्सो एंड दोनों को यहाँ पर मैच करके जो है वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। नाउ सम ऑफ द हाइम्स इन ऋग्वेदा आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। यहाँ पे पर्टिकुलरली ऋग्वेदा की बात करी जा रही है, जहाँ पर दो लोगों के बीच में वार्तालाप के फॉर्म में ऋग्वेदा को लिखा गया है। अभी आगे एक हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे जहाँ पर उस समय के एक ऋषि हुआ करते थे, सेज नेम्ड विश्वामित्र, उनका डायलॉग दिखाया गया है दो नदियों के साथ, जहाँ पर जो कि हैं ब्यास एंड सतलुज एंड वहाँ पर ये जो दोनों नदियाँ हैं दे वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस, राइट। सो यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है विश्वामित्र एंड द रिवर्स, राइट। तो यहाँ पर डायलॉग की फॉर्म में ऋग्वेद में ये जो हाइम है पूरी की पूरी लिखी गई है। एज यू कैन सी, जो ऋग्वेद हैं वो जो विश्वामित्र हैं वो रिवर्स से यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग cows that lick their calves, right? So you move like a chariot to see through द पावर ऑफ इंद्रा, राइट। तो ये एक उन्होंने यहाँ पे प्रेज की फॉर्म में रिवर्स के साथ यहाँ पर बात की हुई है। आगे से रिवर्स का यहाँ पे जवाब दिखाया हुआ है, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, व्हाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज, क्या ज़रूरत है तुम्हें हमें प्रे करने की, राइट। सो विश्वामित्र यहाँ पर अगेन रिपीट्स, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, the singer who has come from a distance with a chariot and carts, let your water not rise above our axles so that
वी कैन क्रॉस सेफली, राइट। सो यहाँ पर वही बात है कि ही इज़ आस्किंग फॉर द सेफ पैसेज थ्रू द रिवर्स, राइट, एंड ही इज़ प्रेइंग कि इतना ज़्यादा पानी भी नहीं बढ़ जाए आप में कि हम जो है रिवर को क्रॉस ही ना कर पाएँ, राइट। एंड रिवर्स का भी यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, वी लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। अब देखो यहाँ पर ये जो प्रेयर्स में बात की जा रही है तो रिवर ब्यास एंड सतलुज से बात की जा रही है। एंड अगेन इससे एक चीज़ बहुत क्लियर हो रही है कि जो ऋग्वेद था उस समय जब ये लिखा गया था तो ऋग्वेद जो है इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लिखा गया था। क्यों? क्योंकि ये जो ब्यास एंड सतलुज रिवर्स हैं, दीज रिवर्स आर फाउंड इन द प्रेजेंट एरिया ऑफ पंजाब ओनली, राइट, पंजाब एरिया में हमें देखने को मिलती हैं। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन द सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउज वर वैल्यूड एनिमल्स, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर हॉर्सेज एंड काउज को जिक्र किया है, एक अच्छे पॉजिटिव वे में यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। एंड दैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर्ड टू हॉर्सेज एंड काउज। सो ये एक तरीका है जहाँ पर हमें ये पोएम से उस समय की जो हिस्ट्री है, उस समय की जो सोसाइटी है, उस समय के जो लोग थे, उनके एरिया, जोग्राफिकल कंडीशंस, उन सब के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह से यहाँ पर जो इंडस है, इंडस की अदर ट्रिब्यूटरीज हैं, सरस्वती है, इनको कई बार जिक्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, लेकिन गंगा और यमुना का सिर्फ एक ही बार नाम हमें वहाँ पर आता है। तो इसलिए हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने यहाँ पर अंदाज़ा लगाया क्या कि ये जो रिवर्स हैं ये इस एरिया में हैं और ये जो रिवर्स का बार बार जिक्र आ रहा है ऋग्वेद में, तो इसका मतलब ये जो ऋग्वेद है उस समय यहीं पर लोग रहते थे जिन्होंने ऋग्वेद को कंपोज किया। अब ये जो आप एक फ़ोटो देख पा रहे हैं, इट इज़ अ पेज फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा। ये जो ऋग्वेद की स्क्रिप्ट है, दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑन द बर्च ऑफ बर्च बार्क, राइट, वॉज फाउंड इन कश्मीर अबाउट 150 years ago. It was used to prepare one of the earliest printed text of ऋग्वेदा as well as in English translation, ठीक। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स को, राइट, आज की डेट में पुणे की एक लाइब्रेरी में प्रिजर्व्ड है, पुणे इन महाराष्ट्र। मूविंग फॉरवर्ड, कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। अब देखिए कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स, यहाँ पर इन तीनों चीज़ों के लिए प्रेयर्स की जाती हैं ऋग्वेद में खासकर कैटल के लिए, चिल्ड्रन के लिए, खासकर लड़कों के लिए यहाँ पर प्रेयर की जाती है, उनकी प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। एंड हॉर्सेज के लिए यहाँ पर प्रेयर की जाती है। हॉर्सेज वर योक टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स में जो हॉर्स चैरियट यूज़ होती है उसके लिए हॉर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती थी। एंड battles were also fought for the capturing of cattle, right। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि बैटल्स जो हैं वो ज़मीन यानी लैंड के लिए भी यहाँ पे लड़ी जाती थी। लोग आपस में, सोसाइटी के जो लोग हैं वो आपस में ज़मीन के लिए भी लड़ते थे। और लैंड की ज़रूरत क्या रहती थी? सबसे पहली जो ज़रूरत थी वो लैंड की, वो ये थी कि उस समय पैस्चर्स के लिए लैंड को ज़रूरत रहती थी। पैस्चर के लिए मतलब क्या? जहाँ पर जो काउज हैं या कैटल्स हैं उनको चरवाया जा सके, उनके भोजन का इंतज़ाम हो सके, राइट। सो उसके लिए यहाँ पर जो है लैंड की सबसे प्रोमिनेंट रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा एग्रीकल्चर की वहाँ पर थोड़ी बहुत शुरुआत हो चुकी थी, जहाँ पर हार्डी क्रॉप्स सच एज बार्ली को उगाया जाता था, जिनका जो राइपनिंग पीरियड है वो काफ़ी कम रहता है, काफ़ी शॉर्ट रहता है, उनको यहाँ पर उगाया जाता था, राइट। एंड ऑल्सो सम बैटल्स वर फोर्ट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्लेव्स की, यहाँ पर स्लेवरी का जो इंस्टीट्यूशन है उसकी इनिशिएशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एंड लोगों को यहाँ पर कैप्चर किया जाता था। दास वर्ड का यहाँ पर यूज़ होता है, दास का दस यूज़ जो वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पर, वो आज की डेट में अगर हम दास देखते हैं तो दैट इज़ यूज फॉर स्लेव ओनली, राइट। सो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इन सभी पर्पसेस के लिए यहाँ पर बैटल की जा रही थी। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज केप्ट बाय द लीडर। एंड जो बाकी की जो वेल्थ होती थी, अब जो भी लूट पाट का माल रहता था उसमें से कुछ हिस्सा तो लीडर के पास रहता था, ट्राइब का एक राजन होता था, राजा होता था, वो जो है उसके पास रहता था जो लीड करता था। एंड बाकी का कुछ हिस्सा जो उस समय ब्राह्मण्स होते थे, प्रीस्ट होते थे, उनमें बांट दिया जाता था। एंड बाकी जो है वो जनता में बांट दिया जाता था, राइट। इसमें से कुछ हिस्सा जो है वेल्थ का वो यज्ञ हवन परफॉर्म करने के लिए भी यूज़ किया जाता था, राइट। तो वहाँ की जो सोसाइटी है बेसिकली उनकी तीन यहाँ पर डिविजन्स हमें पता चलती हैं। एक तो लीडर रहता था जिसको हम क्या कहते हैं, राजन कहते हैं, राइट, राजन कहते हैं। दूसरा यहाँ पर जो रहता था ब्राह्मण्स रहते थे, ठीक, जिनको हम प्रीस्ट कहते हैं, ठीक। एंड तीसरा यहाँ पर कौन रहता है? तीसरा यहाँ पर रहता है आम जनता है एंड कॉमन मासेस हैं, ठीक, मासेस हैं, राइट। सो ये तीन यहाँ पर डिविजन्स, प्रोमिनेंट डिविजन्स हैं।
एंड एक यहाँ पर हमें इनके सेक्रीफाइसेस के बारे में पता चलता है. सो इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर रिलीजन, राइट. रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जहाँ पर बेसिक प्रैक्टिस जो थी दैट वाज ऑफ परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस, यज्ञ हवन, राइट. सो सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इनटू द फायर. ये जो सेक्रीफाइसेस किए जाते थे ये गॉड्स एंड गॉडेसेस को जो है इम्प्रेस करने के लिए या उनको खुश करने के लिए किए जाते थे. एंड इन सेक्रीफाइसेस में घी, ग्रेन्स के एंड इन सम केसेस इवन एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड इन दीज सेक्रीफाइसेस, राइट. नाउ मोस्ट ऑफ द मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स. देयर वर नो रेगुलर आर्मी. रेगुलर आर्मी का क्या मतलब होता है? रेगुलर आर्मी वो होती है जो कि 24/7 जो है स्टेट की सर्विस में रहती हैं, राइट. तो रेगुलर आर्मी नहीं थी, टेम्परेरी आर्मीज यहाँ हुआ करती थी, जो कि आम समय में जो है नॉर्मल टाइम्स में ये जो लोग हुआ करते थे ये अपना कोई और काम धंधा देखते थे, लेकिन जब राजा को ज़रूरत होती थी तो ये लड़ाई के लिए राजा की हेल्प करने के लिए जाते थे एंड दे फॉर्म्ड आर्मी. इसी के साथ साथ हमें पता चलता है कि ऋग्वैदिक समय में, ऋग्वैदिक पीरियड में यहाँ पर असेंबलीज हुआ करती थी, जो कि ट्राइबल्स जो हैं असेंबलीज में इकट्ठे हुआ करते थे, राइट. एंड उस असेंबलीज में अलग अलग तरह की असेंबलीज हमें देखने को मिलती हैं, सभा समिति, राइट. सो अलग अलग असेंबलीज हमें देखने को मिलती हैं. वहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते थे एंड डिसीजन लेते थे एंड दे डिस्कस द मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस. दे ऑल्सो चोज द लीडर who were often brave and skillful warrior. अब ये जो मैंने राजन कहा ये ऐसा नहीं है कि हेरिडिटरी रहा है शुरू से. यहाँ पर इनिशियली ये जो ऋग्वैदिक टाइम है यहाँ पर इन राजन को या एक लीडर को चूज़ किया जाता था इन असेंबलीज के द्वारा ही, उसकी क्वालिटीज़ के बेसिस पर. ब्रेव हो, स्किलफुल वॉरियर हो, उसको यहाँ पर चूज़ करके लीड करने का दायित्व जो है वो दिया जाता था. वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. There are several ways of describing people in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their community, and cultural practices. So, let us see some of the words used to describe people found in the Rig Veda. As I told you कि हमने अभी जो डिवीजन देखी सोसाइटी की उसी के बारे में बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है. There are two groups who are described in the terms of the work, right? They did. एक तो है priests जिनको हम ब्राह्मण कह रहे हैं, एंड दूसरा यहाँ पर है who performed various rituals and the rajas. And rajan were not like the ones you will be learning about later, right. ये जो है इनकी कोई कैपिटल नहीं होती थी उस समय. एज आई टोल्ड यू कि ये जो राजन होते थे इनको चूज़ किया जाता था, राइट. कोई हेरिडिटरी रूलर्स नहीं होते थे. एंड राजन सेंस जो हम बाद में पढ़ते हैं जब गुप्ता का काल आता है या मौर्यन पीरियड आता है, जब ये राजाज को हम देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि एक ग्रैंड रॉयल कैपिटल होगी, एक ग्रैंड रॉयल जो है दरबार होगा, आर्मीज होंगी. एंड जो पॉपुलर कल्चर में भी हम देखते हैं सीरीज में और ये सब में, तो राजा का मतलब ही हमारे माइंड में वो फिट हुआ है. बट वो यहाँ पर बात नहीं की जा रही है. यहाँ पर राजा जो होता था इट वाज जस्ट अ सिंपल लीडर एंड उनकी कोई कैपिटल सिटीज़ नहीं होती थी, कोई पैलेसेस या आर्मीज नहीं होती थी, और ना ही वो कोई टैक्स एज सच कलेक्ट करते थे, राइट. एंड जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजा. एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हेरिडिटरी सक्सेशन का भी हमें कोई सीन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, राइट. सो टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल. वन वॉज द वर्ड जन एंड विच वी स्टिल यूज फॉर द ट्राइब्स, राइट. एंड द अदर वॉज विश. द वर्ड विषया कम्स फ्रॉम विश ओनली. एंड इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर 5 में बात करेंगे, यहाँ पर हम उसमें नहीं जाएंगे डिटेल्स में, राइट. सो सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड. अब कई सारी ट्राइब्स का यहाँ पर नाम हमें देखने को मिलता है, जैसे पुरु जना है या पुरु विश कह सकते हैं, भारत जना है, यदु जना है, राइट. सो ये कई सारी ट्राइब्स का नाम हमें देखने को मिलता है ऋग्वेदा में. ये जो ऋग्वेद के कंपोजर्स होते थे ये अपने आप को आर्यंस कहते थे, आर्यास कहते थे. एंड जो इनके अपोनेंट्स होते थे बेसिकली उनको दास या दस्यूस कहते थे. एंड ये जनरली अंदाज़ा लगाया जाता है कि आर्यंस जो हैं ये फॉरेन ओरिजिन, सेंट्रल एशियन ओरिजिन का इनका रहा है, तो वहाँ से ये आए थे. एंड जो एबोरिजिनल्स थे, जो भारत के मूल लोग थे उस समय में, उनको यहाँ पर जो है दास या दस्यूस कहा जा रहा है. ये जो दास थे ये कोई सेक्रीफाइस वगैरह नहीं परफॉर्म करते थे बिकॉज इनका कल्चर जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था. एंड इनकी लैंग्वेज भी यहाँ पे प्रोबेबली इट वाज वेरी डिफरेंट, राइट. सो लेटर जो है दास टर्म केम टू बी मेंट एज स्लेव, राइट. स्लेव्स में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है बोथ मेन एंड वीमेन वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर. एंड उन्हीं को जो है यहाँ पर स्लेव बनाया जाता था. दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर एंड हु कुड मेक देम डू वट एवर दे वॉन्टेड टू डू, राइट. सो
यहाँ पर पैरेलल डेवलपमेंट देखने को मिलती है। वाइल ऋग्वेदा वाज गेटिंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, देयर वाज पैरेलल डेवलपमेंट समवेयर एल्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, बेसिकली जो भी ऐसी फ़ोटोज़ हमें देखने को मिलती हैं, जनरली दीज आर द साइट्स बिलोंगिंग टू मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर को बिलोंग करती हुई साइट्स हैं। मेगा मीन्स महापाषाण युग जो है उससे बिलोंग करती हुई ये साइट्स हैं, राइट। सो अब ये जो है मेगालिथिक कल्चर, इट वाज अ पैरेलल डेवलपमेंट बट इट वाज इन द डेक्कन एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। डेक्कन साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अलॉन्ग विद दैट इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड कश्मीर, राइट। सो ये जो है हमें यहाँ पर साइट्स जो है मेगालिथिक साइट्स देखने को मिलती हैं। मेगालिथिक में दो वर्ड को बिना के मेगालिथिक बना है। मेगा मीन्स वेरी लार्ज एंड लिथिक मीन्स स्टोन, राइट। सो लार्ज स्टोन्स को यहाँ पर, बिग स्टोन्स को यहाँ पर मिलाकर जो है मेगालिथिक वर्ड यहाँ पर कंपोज किया गया है। अब हमारे जो हिस्टोरियंस ने जो अपनी जो रिसर्च करके पाया है वो ये पाया है कि ये भाई बड़े बड़े जो पत्थर हुआ करते थे, इनको बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पर जो है अरेंज किया जाता था। अरेंज किया जाता था अराउंड सम ब्यूरियल साइट्स, कब्र जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, उन साइट्स के अराउंड जो है इन पत्थरों को अरेंज किया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग megalithic began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, Northeast India and Kashmir. So around 1000 BC से हमें ये जो है ये साइट्स का प्रचलन देखने को मिलता है और ये एरियाज में देखने को मिलता है जिसके बारे में हमने बात की। While some of the megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are found often underground. जनरली एक कंसेप्ट यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि ये जो पत्थर थे ये अरेंज किए जाते थे एक ब्यूरियल साइट के अराउंड, ये आप देख पा रहे हैं। एंड ये जो पत्थर हैं कुछ इस तरह से अरेंज किए जाते थे कि एक निशानी हो जाए, एक तरह की जो साइन हो जाए कि यहाँ पर किस फैमिली को बरी किया गया है, किस फैमिली की ये ब्यूरियल साइट है, राइट। सो अलग अलग पैटर्न्स में इन पत्थरों को यहाँ पर अरेंज किया जाता था। कहीं पे आप देखेंगे कि बहुत सारे इकट्ठे पत्थर रखे हुए हैं, ऐसे सर्कल बनाया हुआ है। कहीं पर इतने सारे पत्थर नहीं रखे होंगे, कहीं पे सिर्फ हो सकता है एक ही पत्थर रखा हो, राइट। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर पैटर्न होगा यहाँ पे उन साइट्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि हर एक फैमिली की यहाँ पर हमें इवन फैमिलीज़ की भी ब्यूरियल साइट्स देखने को मिलती हैं, राइट। सो अलग अलग पत्थर के अरेंजमेंट से यहाँ पर पता चलता था कि वो किस फैमिली को बिलोंग की जा रही है एंड लाइक दैट। ये जितनी भी मेगालिथिक साइट्स हैं उनमें कुछ कॉमन फीचर्स रहे हैं और हमें देखने को मिलता है कि जो मेगालिथिक समय की जो सोसाइटी थी ये लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास रखते थे ये लोग। क्यों? क्योंकि डेड वर बरिड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स। वो जो पोर्ट्स थे ब्लैक एंड रेड वेयर पोर्ट्स थे। BRW कहा जाता है किसको? जब एक पोर्ट हो, मान लीजिए कोई भी मिट्टी का बर्तन हो, राइट, उसमें जो बैकग्राउंड है वो रेड हो एंड ब्लैक कलर से वहाँ पर ऊपर जो डिज़ाइंस बनाए जाते हैं तो उसको BRW यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है, राइट। ऑल्सो फाउंड आर द टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ आयरन, समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ आयरन। अब ये जो मेगालिथिक टूल्स हैं, बेसिकली मेगालिथिक जो कल्चर है दैट बिलोंग टू द आयरन एज। आयरन एज की शुरुआत हो चुकी थी। इससे पहले हमने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब बात की थी हमने कहा था कि तब आयरन जो है इट वाज नॉट यूज्ड। तब जो है चालकोलिथिक एज उसको कहा जाता है, कॉपर, एंड उसके बाद ब्रॉन्ज की जो शुरुआत हो चुकी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में। लेकिन अराउंड 1000 BC के आते आते यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन जो है प्रोमिनेंटली यूज़ होना शुरू हो चुका था। सो वही हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है, राइट। सो ये सब हमें देखने को मिलता है, आप ये फोटो में देख पा रहे हैं। आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम द मेगालिथिक ब्यूरियल। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट टॉप में आप हॉर्स इक्विपमेंट ये देख पा रहे हैं, लेफ्ट बिलो में आप एक्स और डैगर देख पा रहे हैं, राइट। सो ये चीज़ें आपको वहाँ पर मेगालिथिक साइट्स में देखने को मिली हैं। फाइंड आउट अबाउट द सोशल डिफरेंसेस। अब यहाँ पे सोसाइटी की बात की गई है थ्रू दिस मेगालिथिक साइट्स। तो हमें देखने को मिला है कि आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिली हैं इन जो साइट्स हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्रेव में काफ़ी सारा सामान मिल गया, एक दूसरी ग्रेव में बहुत कम सामान मिला, राइट। सो उन दोनों के बेसिस पर हमें समझ आया कि यार ये जिसमें ज़्यादा सामान मिला है जिस ग्रेव में, वो जो है काफ़ी रिच रहा होगा, इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहा होगा। जिसकी ग्रेव में बहुत कम सामान मिला है, मटीरियलिस्टिक बेसिस पर हमने ये डिसाइड किया कि वहाँ पर जो है उसकी जो सोशल इन्फ्लुएंस जो है काफ़ी कम होगा। यहाँ पर आप ब्रह्मागिरी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि एक मेगालिथिक साइट है। हमें वहाँ पर एक ग्रेव में देखने को मिला है one skeleton was found with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles
and one conch shell. So इतना ज़्यादा सामान मिला है, and other skeletons have only a few ports, right? So difference देखिए, social stratification यहाँ पर हमें समझ आता है कि उस समय हो रही थी. These finds suggest that there was some difference in status amongst the people who were buried. Some were rich, other poor, some chiefs and other followers. So social stratification यहाँ पर हमें समझ आता है कि शुरू हो चुकी थी. Were some burial spots meant for certain families? अब ये भी एक नया कंसेप्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, क्या कि कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पर हमें एक स्केलेटन है वो नहीं मिली थी. हमें मान लीजिए एक ऐसा ब्यूरियल साइट मिला है, उसमें पहली एक स्केलेटन मिली, दूसरी स्केलेटन भी है, तीसरी स्केलेटन भी है, राइट. बट ये जो सारी स्केलेटन्स हैं ये एक पीरियड को बिलोंग करती हुई नहीं है. आई मीन ये एक स्केलेटन जो है वो काफ़ी पहले की है, फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति की डेथ हुई होगी तो उसके बाद उसको दफनाया गया, फिर तीसरे व्यक्ति की जब डेथ हुई तो उसको यहाँ पर जो है बरी किया गया. तो ये भी हमें देखने को मिलता है. As you can read here, some megaliths contain more than one skeleton. These indicate that the people, perhaps belonging to the same family, were buried in the same place, though not at the same time. The bodies of those who died later were brought into grave through portholes, and stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial site, so that people could return to the same place whenever they wanted to. अब आपको मैं यहाँ पर वो जो पहले हमने एक फ़ोटो देखी थी उसी में लेकर जाना चाहूँगा. तो ये पोर्ट होल का जिक्र यहाँ पर भी है. यहाँ पे some cysts like one shown here have port holes which could be used for as an entrance. ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक सर्कल नुमा आप देख पा रहे हैं और ये एक एंट्रेंस है बेसिकली. सो यहाँ से इस पोर्ट होल में यहाँ पर एंटर किया जा सकता था अगली जो डेड बॉडी है उसको यहाँ पर प्लेस करने के लिए, राइट. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ये जो बोल्डर्स रखे जाते थे, जो पत्थर रखे जाते थे, वो इस तरह से रखे जाते थे कि एक आइडिया लगे कि वो किस फैमिली को बिलोंग करती हुई ब्यूरियल साइट है, ताकि बाद में भी वहाँ पर उसी फैमिली के जो लोग हैं उनको वहाँ पर दफनाया जा सके, राइट. सो अब हम आगे बात करते हैं अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गाँव. इनाम गाँव जो है इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा. It was occupied somewhere between 36 to 2700 years ago. अब यहाँ पर हमें देखने को मिला है क्या adults were generally buried in the ground, laid out straight, right, with head towards north. जो adults का head रहा वो north में होता था. Sometimes burials were within the houses. कई बार तो हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि घर के अंदर ही ये जो आपका कोर्टयार्ड रहता है वहाँ पर जो है हाउसेज में ही यहाँ पे burial देखने को मिलता है. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. अब एक यहाँ पर अलग तरीके का हमें जो बरियल देखने को मिलता है वो ये, जहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्ट था. उस पोर्ट के अंदर यहाँ पर 4 लेग्ड पोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है. एंड उस पोर्ट के अंदर जो है एक व्यक्ति को यहाँ पर डालकर उसे बरी किया गया था. एंड उस एक बहुत बड़े घर में यहाँ पे 5 रूम्ड हाउस में यहाँ पर बरी किया गया था, राइट. सो ये भी हमें एक जो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है. इट वॉज सच अ बिग हाउस दैट इसमें एक ग्रेनरी भी हमें देखने को मिलती है. एंड द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन क्रॉस लेग्ड पोजिशन, राइट. अब स्केलेटन स्टडीज टेल अस, अगर हम स्केलेटन को पढ़ते हैं तो हमें उससे क्या जानकारी मिलती है. तो देखिए अब स्केलेटन के साइज से हम ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अगर स्केलेटन ज़्यादा बड़ा है तो हम कहते हैं कि जी मेल का स्केलेटन है. अगर साइज़ में छोटा है तो स्केलेटन के हिसाब से हमने क्या कहा कि वो बच्चे का है. लेकिन बच्चा या बड़े में हम ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो फीमेल का है या फिर मेल का वो स्केलेटन है, राइट. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन अबाउट द सेक्स ऑफ दैट स्केलेटन, राइट. सो ये एक यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है. कुछ हिस्टोरियंस ने यहाँ पे कोशिश भी की कि भाई देखो उनकी ज्वेलरी जो है उसके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि वो जो मेल का है या फीमेल का स्केलेटन है. बट अगेन अब जैसे मान लीजिए इफ अ स्केलेटन इज फाउंड विद ज्वेलरी इट इज़ समटाइम थॉट टू बी ऑफ अ वुमन. हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस ऑल्सो. क्यों? क्योंकि ऑफन मेन ऑल्सो वोर ऑर्नामेंट्स. अब जो है वो तो आज की डेट में भी आप देखते हैं विमेन एंड मेन बोथ आर वियरिंग ऑर्नामेंट्स, राइट. तो वो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम रही होगी, राइट. तो ये भी एक कंक्लूसिव वे नहीं है जिसके बेसिस पर हम कह दें कि ये मेन का है विमेन का है. अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर. द हिप और पेल्विक एरिया ऑफ विमेन इज जनरली लार्ज टू एनेबल चाइल्ड बियरिंग. अब यहाँ पर एक और डेवलपमेंट की बात की गई है. वेयर 2000 ईयर्स अगो एक फेमस फिजिशियन हुए हैं जिनका नाम चरक था. उन्होंने एक बुक लिखी ऑन द मेडिसिन जिसका नाम था चरक संहिता. देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स which is much larger than the number of around 200 bones that we recognized in the modern anatomy. But
ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने इन 360 बोन्स में जो टीथ्स हैं, जॉइंट्स हैं एंड कार्टिलेज हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया। तो अगर हम उनको एक्सक्लूड कर दें तो इनका जो अंदाज़ा था वो लगभग सही था उस समय के हिसाब से। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सिसमन। ये जो क्रॉप्स हैं ये वहाँ पर उगाए जाते थे। एंड बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी बियरिंग कट मार्क्स, राइट। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स की हड्डियाँ मिली हैं जिनके ऊपर कट मार्क्स हमें देखने को मिली हैं। दे शो दैट दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड, हैव ऑल्सो बीन फाउंड। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि वो एनिमल्स में थे कौन कौन, कैटल, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, और ये सब आप देख पा रहे हैं। बहुत सारे एनिमल्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। इनके साथ साथ हमें बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल, क्रैब, फिश, ये सब भी देखने को मिला है। एंड फ्रूट्स के भी यहाँ पर हमें एविडेंस देखने को मिले हैं, जिसमें बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड, राइट। सो ये एविडेंसेस के बेसिस पर ये बताया जा रहा है कि ये सब हमें वहाँ पर मिले हैं। अगर हम पैरेलल डेवलपमेंट की बात करें तो हमें यहाँ पर चाइना की एक पैरेलल डेवलपमेंट देखने को मिलती है अराउंड 3500 ईयर्स अगो की। यहाँ पर बात की गई है फॉर्चून टेलर्स की। देखिए, फॉर्चून टेलर्स वहाँ पे हुआ करते थे चाइना में, एंड दे रोट ऑन द बोन्स ऑफ एनिमल्स। इनको ओरेकल बोन्स कहा जाता था बिकॉज दे वर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। एंड किंग्स जो हैं उन बोन्स के ऊपर जो है कई सारी बातें लिखवाते थे, एंड फिर उन बोन्स को जो है फायर में डाला जाता था, एंड उनमें जो क्रैक्स आते थे हीट के कारण, उसके बेसिस पे जो फॉर्चून टेलर्स होते थे वो किंग को या जो भी लोग उनसे फ्यूचर प्रिडिक्ट करवाते थे उनको उनका फ्यूचर बताते थे। दीज किंग्स लिव्ड इन द पैलेसेस इन द सिटी। they amassed vast quantities of wealth including large elaborately decorated bronze vessels and they did not know the use of iron। so यहाँ पर हमें पैरेलली आयरन का यूज़ देखने को नहीं मिला है अभी, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।